नवरात्रि, दशहरा, दीपावली, होली, ये सब हमें एक मैसेज देता है, कर्म तो करते रहना पड़ेगा, बीच बीच में थोड़ा आनंद लेते हुए। तो हम लोग की क्लास भी वैसे ही चलती है, थोड़ा थोड़ा आनंद लेते हुए। सही से बता दो, आज कई लोग पूजा वूजा किए हो। और आज मैं द 10 मिनट शो में 2024 सितंबर से लेकर के 2025 के बीच में ऐसी मात्र 20 से 25 किताबें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हो, या इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, या सरस्वती सम्मान, या साहित्य अकादमी अवार्ड, या फिर आपके कोई अन्य राष्ट्रीय अवार्ड, अंतरराष्ट्रीय भी। वो आज आपको 10 मिनट शो में मिलेगा। लेकिन 10 मिनट शो से ज्यादा, सबसे ज्यादा जो आपको मिलने और देखने वाले हैं, वो आप यह देखने वाले हैं। क्या? तिरंगा। कि सर तिरंगे को किया जाएगा सैल्यूट, और उसके बाद आज के सेशन को किया जाएगा भरपूर इंजॉय। ठीक है ना, आज के सेशन को भरपूर इंजॉय। तो एक बार हो जाए जय माता दी और आज का सेशन शुरुआत कर दिया जाए। ठीक है भैया, आज कौन कौन पूजा किया है पहले हमको बता दो लाइन से। अब जो भाई हाँ ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो सर 7:08 हो गया, पहला क्वेश्चन ला दीजिए। ये पीपीटी चेंजर काहे नहीं चल रहा है भाई? चलना तो चाहिए इसको। हाँ अब चलेगा क्या? क्या दिक्कत आ गई इसमें? हाँ ये लीजिए, भाप, ये क्या लिखा है भाई? चलिए, कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। आइए खेल शुरू। भाप पेट्रोल एवं डीजल का इंजन उष्मा ऊर्जा से किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बताइएगा। चलो अच्छा, देखना शुरू करते हैं। तो सर रासायनिक से वैद्युत ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे कि ये होते हैं आपके मोमबत्ती। मोमबत्ती इसका अच्छा उदाहरण हो सकती है सर। हाँ क्यों नहीं हो सकती भैया? मोमबत्ती वो रासायनिक ऊर्जा को ही तो चेंज करती है, वैद्युत में तो नहीं चेंज करती है। रासायनिक ऊर्जा को वो चेंज करती है वैद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती नहीं यार, वैद्युत सेल इसका, वो प्रकाश ऊर्जा हो सकता है। विद्युत सेल जो बैटरी होती है, बैटरी, इसका अच्छा एग्जांपल सर बैटरी हो सकती है। सही कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करती है। ध्वनि ऊर्जा से वैद्युत, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, ये काम सर माइक्रोफोन करता है। ठीक है ना, फिर फाइनली हालांकि उसमें ध्वनि ऊर्जा ही निकलती है, लेकिन माइक्रोफोन यही काम करता है। यांत्रिक से ध्वनि, सितार, जितने भी वाद्य यंत्र हैं वो यही तो करते हैं। जैसे सितार, वो यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा, आप सितार बजाओगे तो वो मैकेनिकल है, उसमें से ध्वनि निकलती है, यही होता है ना मेरे भाई। अच्छा अगले पॉइंट पे आएंगे, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आएंगे और देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। मैं क्या ही बोलूं और किसको ही बोलूं। अब देख रहे हो, एक लड़की है कि लड़का है, वो आकर के लिख रहा है कि देखो पढ़ लिख लो ससुर, हमारे क्लास में आके इधर उधर की बात मत किया करो। हमारे क्लास में अगर पढ़ाई नहीं करोगी या करोगे तो भैया हम बड़ा बुरा मतलब कि इंसान पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो ये जो एक लड़की या लड़का इधर उधर का कमेंट कर रहा है, अगर बिटिया तुम बिटिया हो तो हाथ जोड़ रहा है, नवरात्रि का पहला दिन है, काहे के लिए डांट सुनना चाह रही हो? समझ रही हो? चलो क्लास से चली जाओ बिटिया, तुम प्यार व्यार पता नहीं क्या, तो तुम जाओ बिटिया आज। ठीक है, नवरात्रि का पहला दिन है। देवी जी आपसे चरण वंदन है कि जो आप लिख रही हैं वो हस्बैंड और सर वो ये वो, मतलब मैं तो पूरा कमेंट भी नहीं पढ़ना चाहता। देवी जी प्लीज, ठीक है ना, चले जाइए, नहीं फिर देखिए हमारा क्लास गड़बड़ाएगा तो हम गड़बड़ाएंगे, तो फिर हमको ये भूल, जब आप अपने लड़की होने की सीमा भूल सकती हैं तो फिर समझिए क्या हो सकता है। अब भैया पढ़ लो, तुम लोग देख ही लिए क्या क्या कमेंट आ गया। खैर, हाँ कौन सा पीटक सबसे छोटा है? देखिए सर, विनय पीटक, सूत पीटक, अभिधम्म पीटक। विनय पीटक में कितनी बार पूछा है कि बौद्ध धर्म के किन किन चीजों का वर्णन है, तो बौद्ध धर्म के आचार विचार, जो बौद्ध धर्म में किस आचार विचार से रहें, इन चीजों का वर्णन है विनय पीटक में। वहीं अगर सूत पीटक की बात करें तो बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं वो सूत पीटक में लिखे हुए हैं।
बौद्ध धर्म के जो उपदेश हैं या बौद्ध धर्म के जो संवाद हैं वो सब लिखे हुए हैं सूत पिटक में। अभिधम्म पिटक की बात करोगे तो बौद्ध धर्म में जो स्पिरिचुअल या आपके आध्यात्मिक, ठीक है ना, आध्यात्मिक दर्शन की बात की गई है। मैं ईमानदारी से बताऊं, यह कई बार पूछता है कि किसमें क्या वर्णन है और ये आप आंसर नहीं कर पाते हो। जातक कथाओं में लल्ला पूर्व जन्म का वर्णन है, ठीक है ना। इनकी संख्या 549 है, इनकी संख्या 549 है और इनमें जो सबसे छोटा है वो विनय पिटक ही है। इनमें जो सबसे छोटा है मेरे भाई वो विनय पिटक है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, वो विनय पिटक है। अगले पॉइंट पे आइएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए। आइए सर अगला, लैपटॉप कंप्यूटर के जनक कौन है? ऐसा कल एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसमें 4 ऑप्शन के माध्यम से मैंने आपको 4 फैक्ट्स बताए थे और आज भी आपको बहुत ही, अभी देखो दुनिया में सब, अगला लैपटॉप कंप्यूटर विनय पिटक है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, वो विनय पिटक है। अगले पॉइंट पे आइएगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए। आइए सर अगला, क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग का जनक। लला मैं लिख के कह रहा हूं, जीएस बहुत सारे आदरणीय सर लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप कभी जब मैं 25-25 क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं तो आप कंटेंट मैच करा के देखना। मैं भी उनमें से एक हूं जो आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। अच्छा, स्टीव जॉब्स को तो आप जानते हो, आजकल आईफोन 17 निकाल करके एकदम मजा हिला दिए हैं। लेकिन सर ये टैबलेट जो आपके कंप्यूटर जनक है ना, हाँ, जो छोटा वाला टैबलेट कंप्यूटर जनक, टैबलेट कंप्यूटर के ये जनक माने जाते हैं। मतलब ये 2 ऑप्शन रही, हेनरी एडवर्ड, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है पीसी, पर्सनल कंप्यूटर जनक, पर्सनल कंप्यूटर जनक। एडमंड ओसबॉर्न, लैपटॉप कंप्यूटर के जनक। मतलब जो आपके 3-4 प्रकार पर्सनल कंप्यूटर, लैप और आपके टैबलेट और ये सबके जनक अब आपके स्क्रीन पे हैं यहां पे। अब पढ़ के जाओ। इस समय दुनिया में आज आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, एआई का जनक किसे कहा जाता है, ये आज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एआई का जनक, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आज मैंने सुबह करंट अफेयर में पढ़ाया कि दक्षिण एशिया में भारत पहला देश है जो 10 से 12 फरवरी को नई दिल्ली में एआई समिट करवाने जा रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सर ये ऑप्शन हो गया। अगले पे आएंगे, मोर्मोगुआ बंदरगाह कहां पर है? पारादीप, वधावन या विशाखापत्तनम? देखो, पहला मेगा बंदरगाह भारत का यही है, पहला मेगा बंदरगाह, ठीक है ना, पहला मेगा बंदरगाह ये है सर। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है सर, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। सबसे गहरे जल का बंदरगाह, ठीक है ना, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम और सबसे गहरे जल का बंदरगाह पारादीप को माना जाता है। और सर जो जारी नदी नहीं, जुआरी नदी होगा, जुआरी, यही सही है। जुआरी नदी के मुहाने पे जो कि गोवा में पड़ता है वो है आपके, क्या कहा जाता है, मोर्मुगुआ बंदरगाह, ठीक है ना, मोर्मुगुआ बंदरगाह। अगले पे आएंगे सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक, कहा लाए हैं सर? ये जो आपने अपने बच्चों के लिए मंगवाया था, निम्न में से, अच्छा, कि मैं डेली सेविंग करूंगा जब इसमें 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, इन बच्चों को पढ़ाते हो, उनके लिए हेल्प करोगे। ये आपका जस्ट अभी डिलीवर हुआ, अच्छा, सीधा क्लास में लिएगा। ये बड़ा अच्छा है। ये मनोज सर ने एक, हम लोग एक दिन जब पंजाब बार के दौरान जा रहे थे तो हम लोग जब कार में लौट करके आ रहे थे तो मनोज सर हमसे बोले कि सर एक ऐसा गुल्लक आता है जिसमें कि आप 1 लाख रुपए 150-200 खर्च हो गया जमा कर, आपदाएं आती रहती, आप इसमें यहाँ देखो कैमरे पे देखो पैसे लिखे हुए हैं ना, 100-200 कि जिस दिन इसमें मुझे किसी से चंदा कि हम लोग किसी की भी, लेकिन जॉब इज नॉट अ सीजन, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एक ऋतु नहीं है? खाली हिंदी वाले से आंसर करो, हिंदी वाले से आंसर करो। हेमंत, हेमंत सर मार्ग शीर्ष पौष को कहते हैं। ये जो नवंबर दिसंबर है ना, यही आपके
हेमंत कहा जाता है। शिशिर माघ फागुन को कहते हैं, मतलब जनवरी और फरवरी को माघ और फागुन या शिशिर का महीना कहते हैं। हिंदी वाला कैलेंडर तो रटे नहीं हो, जबकि जब तुम बसंत की बात करने लगोगे कि सर बसंत ऋतु, अब बताओ बसंत कौन सा है, तो सर बसंत भी तो ऋतु है, इसका मतलब ये सभी सही है। हेमंत नवंबर दिसंबर को, इसे वहां रख दो भैया। जनवरी फरवरी को कहते हैं चैत और बैसाख। मार्च और अप्रैल जो होता है, मार्च और अप्रैल, इसे लल्ला कहते हैं बसंत। इसे आप चैत और, लो यहां पे लिख देता हूं, चैत और बैसाख। ये चैत और बैसाख का महीना होता है लल्ला। ये जो हमने जनवरी और फरवरी लिखा है, ये माघ और फागुन का होता है। माघ और फागुन लगभग स्टार्ट हो जाता है। ये जो नवंबर और दिसंबर लिखा है, ये मार्गशीर्ष पौष का होता है। मार्गशीर्ष पौष, गांव में इसको पूस का महीना भी कहा जाता है, ये होता है। हिंदी कैलेंडर कई बार न याद होने की वजह से आपका एक नंबर कटता है। कई बार एग्जाम में आता है कि ये बताइए कि हिंदी का पहला कैलेंडर का महीना कौन सा। जनवरी तो याद रहता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर का हम लोग को पहला महीना और आखिरी महीना नहीं याद रहता है। ठीक है ना लल्ला। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। काजू की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू की कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है बताओ? काजू की कृषि के लिए देखो, इसमें तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि काली मिट्टी में, इसे हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, इसे काली कपास की मिट्टी कहते हैं। मतलब लल्ला कि ये तो कॉटन के लिए उपयुक्त है, ये तो कॉटन के लिए। जबकि लेटराइट लाल में काजू होगा, यानी बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपयुक्त होती है आपके किसके लिए? काजू की कृषि के लिए। काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण? एक क्वेश्चन ये भी होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो ये है इसका राइट आंसर, आपके बी ऑप्शन बनेगा। अगला, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक घृणेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? जैसे आपके सोमनाथ जी, काशी विश्वनाथ जी, इस तरीके के कई हमारे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं हिंदू धर्म में, 12 ज्योतिर्लिंग। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर मंदिर मेला महोत्सव, इनके क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। कुरनूल, यहां पे देखो, यहां पे जाओगे तो आपको मल्लिकार्जुन जी का मंदिर मिलेगा। मल्लिकार्जुन जी। द्वारिका में जाओगे तो नागेश्वर जी महाराज का मंदिर मिलेगा। नागेश्वर जी महाराज का मंदिर मिलेगा। और अगर आप पुणे में चले जाओगे तो भीमा शंकर, पुणे में भीमा शंकर। और ये महाराष्ट्र राइट आंसर है घृष्णेश्वर। जैसे काशी विश्वनाथ वाराणसी में, तो मल्लिकार्जुन और आपके यहां पे नागेश्वर जी, नागार्जुन नहीं नागेश्वर जी, और ये आपके भीमा शंकर, ठीक है ना, ये सारा, और महाराष्ट्र। तो ये है राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगजीवन राम जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? जगजीवन राम जी के समाधि स्थल का सर वीर भूमि, ये तो नहीं है सर, ये राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। मतलब गुरु ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। समता स्थल नहीं सर, ये भी नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता? हाँ, तो फिर समता स्थल नहीं होगा तो क्या होगा बताओ तो जरा। जगजीवन राम जी का ही तो पूछ रहा है। जीवन भर समानता के लिए ही तो जगजीवन राम जी रह गए। नारायण घाट जो तुम लिख रहे हो, एक लोग है, क्या नाम है, बेस्ट टीम लिखा अपना नाम, नमुआ नहीं है, ये तो गुलजारी लाल नंदा जी का है। गुलजारी लाल नंदा जी का है। समता स्थल राइट आंसर है लल्ला। चैत्य भूमि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का है चैत्य भूमि। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते। ये वाला आसान क्वेश्चन था। अगला क्या है सर? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। अब यार आसान नहीं है। मेयो, इसके समय पहली बार अनियमित जनगणना हुई। रिपन, इसके समय 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई। और ये जो है सर WC प्लोडन, डी ऑप्शन, ये राइट आंसर है सर। ये भारत का पहला जनगणना आयुक्त हुआ करता था। सीएम चंद्रमौली तो अभी हाल फिलहाल की बात है, ठीक है ना, ये हाल फिलहाल की बात है। अगले पे आते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? अब ये 2011 का ही डाटा आपसे पूछेगा। 2011 से पहले, मतलब कि अभी तो 21 वाला हुआ नहीं कोविड की वजह से,
तो अगर हम लोग बात करें तो ये भी आसान है, इसलिए इस पे नहीं बात करेंगे। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है? बद्रीनाथ, स्वामीनारायण मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर या फिर बिरला मंदिर? बताइएगा। विरूपाक्ष मंदिर तो हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये तो सर फिर ये हम्पी में पड़ता है सर, तुंगभद्रा नदी किनारे, ये तो विष्णु जी को समर्पित है। बद्रीनाथ का मंदिर ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। और क्या ये समर्पित है विष्णु जी को? यस सर। स्वामीनारायण मंदिर और बिरला मंदिर, इनमें से आपको आंसर करना है, या हो सकता है ए और सी भी आंसर सही हो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता भाई। स्वामीनारायण मंदिर हो या बिरला, ये बिरला मंदिर जयपुर में है सर, जयपुर में। स्वामीनारायण मंदिर सर दिल्ली में है। तो ये तो मैंने लोकेशन बता दिया सबका। इसमें से कौन सा मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है? क्या लग रहा है भैया? भगवान विष्णु को समर्पित नहीं है। बिरला मंदिर, हां, जैन धर्म से जोड़ करके सब बिरला मंदिर को देख रहे होंगे। पगलाए गए हो? मोती डूंगरी पहाड़ी पे विरूपाक्ष मंदिर जो है वो विष्णु जी को समर्पित नहीं है। अब गूगल कर लेना, ठीक है ना। विरूपाक्ष मंदिर विष्णु जी को समर्पित नहीं है। अगले पे आओगे। निम्न में से कौन सा मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है? नीलांचल, कामाख्या देवी मंदिर, ये असम में है सर। और एक अंबुबाची मेला यहीं पे लगता है। तो ये तो सर नीलांचल पहाड़ी का केस ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? दिलवारा मंदिर सर माउंट आबू पे, ये केस नहीं बनता है। वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है, ये केस तो बनता कौन है? अरे ए ऑप्शन पगलू, यही है कामाख्या, इन्हीं के ऊपर कामाख्या देवी जी का मंदिर जो आपके असम में है, नीलांचल पहाड़ी के ऊपर, जहां अंबुबाची मेला लगता है। और ये एसएससी रेलवे सबका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये तो आपको पता है कि माउंट आबू मंदिर पे। वैष्णो देवी मंदिर, ये हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो, तो याद रखना त्रिकुटा, ठीक है ना, या त्रिकुट पहाड़ी भी कहा जाता है, त्रिकुटा पहाड़ी भी कहा जाता है। और ये आपके वैष्णो देवी मंदिर, ठीक है। ये नीलांचल मंदिर, अंबुबाची, और दिलवाड़ा तो माउंट आबू। तो ये हो गया सर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? अच्छा बताइए, क्वेश्चंस मजेदार है कि नहीं? ए यार इसको कोई भगा दो यार। ए बिटिया सुनो, आज नवरात्रि का पहला दिन है और कुछ लड़के कह रहे हैं कि तुम लड़के हो और सिर्फ अपना नाम लिवाने के लिए आदरणीय अड्डा के एक सर को अपना हस्बैंड ऐसे ही लिख रहे हो। तो बेटा तुम्हारे इतना फिर नरक काम कोई नहीं कर रहा है। और समझो हमारी बात को, अगर तुम लड़के हो, जैसा कि तुमने अपना नाम को, शायद कुछ लड़कों को उनका कमेंट ना दिख रहा हो, वो लड़के हैं और लिख रहे हैं कि सर सानू सर जी से मैं बहुत प्यार करती हूं, सानू सर जी मेरे हस्बैंड हैं। बेटा अगर तुम लड़के हो तब तो औरों ज्यादा दिक्कत है, और लड़की हो तो बेटा नवरात्रि का पहला दिन है, मत करो कमेंट, डांट सुन जाओगी बिटिया। हम दोबारा पांव छू के तुम्हारा कह रहे, गायब हो जाओ हमारे कमेंट बॉक्स से तुम। अरे बाप रे बाप, ऐसा ऐसा सबन के प्यार। सब ससुरे या ससुरी चावल दाल खा के, रोटी सब्जी खा के कहां से इन सबको प्यार हो जा रहा है भाई? मतलब कुछ अलग खाइयो क्या आज तुम बिटिया? आइयो वो वाले सर का नाम लिख के प्यार मोहब्बत करने, भग। अभी हम जानती नहीं हो, आज हम बता रहे हैं नवरात्र हमको रोक रहा है, नहीं डांट देते तुमको ना तो पसीना भी छूट जाए तुम्हारा। इनके मम्मी पापा यार, आंटी अंकल देखिए लड़की हाथ से निकल रही है। ये पता नहीं क्या आज खा लिए या खा लिया है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? चलो तुम लोग आंसर करो, ससुर उनके प्यार चढ़ल। चूलिया जलप्रपात सर देखिए, छत्तीसगढ़ में तो सर वो चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट ये खूब पूछता है, चित्रकूट जलप्रपात। तो गुरु ये वाला तो आंसर नहीं है, चित्रकूट। कर्नाटक में जाओगे तो एक बड़ा फेमस है कुंचिकल, ठीक है ना, कुंचिकल जलप्रपात, ये यहां से याद रखना। मध्य प्रदेश में जाओगे, चलिए सर यहां से कपिल धारा याद रखते हैं भाई, कोई तो एक दोहरा के चला जाएगा, कपिल धारा। राजस्थान इज द राइट आंसर, टनाटन आंसर, राजस्थान इज द राइट आंसर एंड टनाटन आंसर। अगले पे आते हैं। अगला क्या है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच वैल्यू कितना होता है? आपसे पूछ रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, उसका पीएच वैल्यू सिंपली आपसे पूछ रहा है। भैया वहीं पे रख दो ना, हम ले लेंगे ना। क्लास में एक चीज अच्छी होती, पानी पीने को बड़ा टाइम से आ जाता है। बताओ लल्ला,
क्या होगा? आओ चलो देखते हैं। 0, 1.5, 6.5। जो हम लोग के आमाशय में जो पाचक रस एंजाइम होता है, ठीक है ना, जो हम लोगों के आमाशय, ठीक है ना, आमाशय का जो एंजाइम होता है, पाचक रस जो होता है, उसका लल्ला होता है 1.5। ये रेलवे में पूछा था, इसलिए मैं इंटेंशनली लिख रहा हूं। जो भैया हम आप गाय भैंस का दूध पीते हैं, उनमें 16.4। भैया जो हम लोग का ब्लड होता है, उसमें ब्लड में ये होता है। इसका राइट आंसर है 0। जो डाइल्यूट HCl होता है, 4 फरवरी को ये क्वेश्चन आया था, जब पिछली बार पेपर हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। हाँ, क्या है? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था है लैंड होल्डर सोसाइटी, जबकि 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। पूना सार्वजनिक, ठीक है ना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। अच्छा सर, 1875 में बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था इंडिया लीग की स्थापना हुई थी। इंडिया लीग की स्थापना हुई थी 1875 में। 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये किस स्थान पे? देखो, भारत में 4 मठ हैं। चिकमंगलूर में, ये कर्नाटक में पड़ता है, और यहीं पे है लल्ला श्रृंगेरी मठ, ये पड़ता है कर्नाटक में। भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ हैं, इनके बारे में जानो। पुरी में अगर आप आओगे तो बहुत ही प्रसिद्ध, ये आपके उड़ीसा में पड़ता है, गोवर्धन मठ पड़ता है। गोवर्धन मठ, ये पूरी उड़ीसा में गोवर्धन मठ पड़ता है। आप चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जाओगे तो ज्योतिर्मठ, ठीक है ना, ज्योतिर्मठ पड़ता है, ये सर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, ठीक है ना, ज्योतिर्मठ पड़ता है सर। और सर अगर द्वारिका में आप चले जाओगे तो गुजरात, द्वारिका मतलब गुजरात, शारदा मठ, ठीक है ना, यहां पे कौन सा मठ पड़ता है? शारदा मठ। तो भारत की 4 दिशाओं में 4 मठ हैं लल्ला, और अगर आप इनको याद रखते हो तो ये थोड़ा सा आपका बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा। ये पूरी वाला जो गोवर्धन मठ है, ये उड़ीसा में है। नहीं, कई लोग बोलेंगे गुरुजी ये कहां है, तो हम शर्मा जाएंगे कि पता नहीं कहां भैया, ये क्या क्या पूछ रहे हैं। तो इसका ये ऑप्शन चिकमंगलूर, कर्नाटक, श्रृंगेरी मठ। वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? अरे फोन आ रहा है हमारे मैनेजर साहब का, देखो ऐसी फोटो लगाए हैं, ऐसे बैठे हुए, पूछ लेते हैं क्या बात है। जी सर, क्लास में है सर आज। अरे अरे अच्छा, तो करने वाला था, अब उसको कल करना पड़ेगा। क्यों सर, क्या शुभ समाचार आ गया है? भाई दे दू शुभ समाचार? पद यार, सब कुछ लगभग समझ रहे हो ना, वही पुलिस का आपको Y182 ये बात तो एकदम तय है कि दिल्ली पुलिस की वैक। तो एक बार सब लोग जय